कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। आईटी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI 2.0 को मिली मंजूरी। 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ अगले 6 साल के लिए योजना को हरी झंडी। खाद सब्सिडी पर भी केंद्र का अहम फैसला। खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मिली मंजूरी। कांग्रेस में जारी है कर्नाटक का नाटक। सीएम पद के दोनों दावेदार सिद्धारमैया और DK शिवकुमार दिल्ली में मौजूद। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा अगले 48 से 72 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम की होगी घोषणा। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को एग्रा में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में निशाने पर राज्य की ममता सरकार। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का किया दौरा। कहा अवैध फैक्ट्री का मालिक भानुवाद स्थानीय TMC नेता। ममता बनर्जी के इस्तीफे और NIA से जांच की मांग। महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मुंबई में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ की बैठक। कहा PM मोदी की योजनाओं ने लोगों के जीवन में लाया है बदलाव। 15 प्रमुखों की बैठक में भी लिया हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आर्थिक संकट सुलझाने में व्यस्तता के चलते ऑस्ट्रेलिया में होने वाला क्वाड सम्मेलन रद्द। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने किया ऐलान। जापान में G7 से इतर क्वाड देशों के नेताओं की होगी बैठक। PM मोदी बाइडेन के साथ जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा होंगे शामिल। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का हुआ शुभारंभ। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने किया उद्घाटन। IFFI 2023 के पोस्टर को भी किया गया रिलीज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा आज भारत दुनिया भर की फिल्मों के लिए पसंदीदा जगह। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईटी हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में $100 बिलियन का उत्पादन इस साल देश में हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल $11 बिलियन के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात भी देश से किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपए निवेश करना है और उनकी जगह 1600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी पर अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि किसानों को मौजूदा कीमत पर ही खाद मिलती रहेगी। इसके साथ ही 1,08,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी का ऐलान किया गया। खरीफ सत्र के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी गई। मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में खरीफ सत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भंडार मौजूद है। हमने फर्टिलाइजर का स्टॉक इस साल खरीफ सीजन के लिए 75 लाख मेट्रिक टन यूरिया का हमारे पास आज के दिन में स्टॉक है, जो खरीफ में वो पर्याप्त मात्रा में है, जो देश का प्रोडक्शन को हम उसके साथ मिला दे तो 36 लाख मेट्रिक टन आज हमारे पास DAP पड़ा हुआ है। 45 लाख मेट्रिक टन हमारे पास NPK पड़ा हुआ है। यानी कि कुल मिला के 150 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हो खरीफ सीजन के लिए ऑलरेडी देश में उपलब्ध है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बावजूद कांग्रेस में अंतर्कलह साफ तौर पर देखी जा रही है। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान अभी भी कोई घोषणा नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी CM के नाम पर मंथन चल रहा है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है और लगातार बैठकें भी चल रही हैं। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद की रेस मानी जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगले 48 से 72 घंटे में राज्य में नया मंत्रिमंडल बन जाएगा।
कांग्रेस ने लोगों से अटकलों और फर्जी खबरों पर भरोसा न करने का आग्रह किया है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। टुडे और टुमारो and we will have a new leader of the Congress legislature party. Within next 48 to 72 hours, we'll have a new cabinet in Karnataka, and in the first cabinet meeting of the next Congress government of Karnataka, we will implement the 5 Congress guarantees and begin the work. मंगलवार को तेज विस्फोट के साथ आवाज के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का एगरा इलाका दहशत में आ गया। एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। अब इस दुखद घटना को लेकर पूरे राज्य भर में चर्चा है। पश्चिम बंगाल से भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इस अवैध फैक्ट्री का मालिक भानुबाग एक स्थानीय टीएमसी नेता है, जिसे ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया तो कांदिवली पश्चिम में पन्ना प्रमुखों की बैठक में भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी में परिवार को नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत को तरजीह दी जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश का एकमात्र ऐसा दल है जो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए भाजपा में साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है। कांग्रेस को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश में इधर भी देख लीजिए, उधर भी देख लीजिए, परिवार की पार्टी। तेलंगाना भी हालत क्या है? पिता, बेटा, दामाद, बेटी, बाकी सब छुट्टी, प्राइवेट लिमिटेड। तमिलनाडु में जाइए, स्टालिन की पार्टी, उसके नीचे और तो और छोड़िए, कम्युनिस्टों में भी पारिवारिक विषय आता है। लेकिन यहां पर भी अगर उद्धव जी की बात कीजिए तो परिवार की पार्टी, एनसीपी की बात कीजिए तो परिवार की पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो वैचारिक दृष्टि से एक साधारण कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री है। मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राज्य के जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जगह जगह से मदद भेजी जा रही है। इसी क्रम में त्रिपुरा से मणिपुर के लिए 25 टन राहत सामग्री भेजी गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि राहत सामग्री में खाने पीने की चीजें, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। माणिक साहा ने बताया कि केंद्र सरकार भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, जिससे कि मणिपुर में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। ये हमारा दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ तो ये पूरा मतलब ये नहीं है ये भेज दिया और वही उससे काम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो हेल्प के नातिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम लोग डिसीजन लिए हैं। हम लोग 25 टन का सामान, ये गारमेंट से शुरू करके खाने का सामग्री शुरू करके हर चीज जो मतलब सवेरे उठ के जो चीज चाहिए सब उसमें हम लोग डाल दिए। मेरे साथ हमारा फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रहे और मेयर साहब भी है, जनरल सेक्रेटरी है, सब मिलके हम लोग कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट किए, फ्लैग ऑफ किए और ये पहुंच जाएगा, डायरेक्ट मणिपुर जाएगा ये। तो ये एक मैं ये कहूँगा वहाँ पर शांति भी बहाल है। वहाँ मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और सेंट्रल से भी बहुत अच्छा वहाँ पर देखभाल नजर में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वार्षिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान की शुरुआत की। ये दक्षता कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी प्रशिक्षण संस्थान में चलाए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो और उनकी कार्यकुशलता बढ़े। इस दक्षता कार्यक्रम से न केवल कर्मचारी खुद को बेहतर कर पाएंगे, बल्कि सरकार के कार्यक्रम, नीतियों, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा पाएंगे। यह पहल मिशन कर्मयोगी के तहत की गई है। हमारा में क्षमता का की कोई कमी नहीं है
सवाल है उसको हार्नेस करने का। तो हार्नेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। ये व्यवस्था से आपकी दिशा क्लियर हो जाती है। आप जहां काम करते हैं वहां एक वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है। सारी मिनिस्ट्री एक ही वर्क कल्चर से काम करेगी तो आउटपुट अच्छा आएगा। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का शुभारंभ हुआ है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में इफ्फी 2023 के पोस्टर को भी रिलीज किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया भर में फिल्मों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कान फिल्म महोत्सव की मंगलवार को शुरुआत हुई। फ्रांस में आयोजित 12 दिन तक चलने वाले 76वें कान फिल्म उत्सव में भारत की ओर से सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ द एलिफेंट विस्परर से प्रसिद्ध हुई फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा, फिल्म अभिनेत्री ऐशा गुप्ता, मिस वर्ल्ड 2017 मनुषी छिल्लर और प्रसिद्ध मणिपुरी अभिनेता कंगबाम तोबा भी कान में मौजूद हैं। बुधवार को कान में इंडियन पवेलियन का शुभारंभ हुआ और इसकी शुरुआत की सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। शुभारंभ सत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का वीडियो संदेश के जरिए संबोधन हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने मनोरंजन सामग्री निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका पर अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा को सिंगल विंडो प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया भर की फिल्मों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। इंडिया इज एन intriguing and intricate mosaic of multicultural experience. We take pride in being one of the oldest civilizations in the world, a melting pot of ancient knowledge, ageless architecture, remarkable heritage, timeless traditions, innumerable attractions, rich culture and creative art. इस मौके पर इंडियन फिल्म गाइड और 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि भारत आज वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम कर रहा है और आत्मनिर्भरता को बेहद संजीदा तरीके से ले रहा है। भारतीय सिनेमा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और देश के पास प्रतिभा का असीमित खजाना है। Ren, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Raj, Dilip, Dev and Amitabh Bachchan and many other stalwarts devoted their life to take the Indian film industry to the present level. The generations of film lovers and film professionals contributed immensely, and today India is the world's largest producer of movies, over 3,000 films in more than 50 languages each year. 16 से 27 मई तक कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान दुनिया भर के फिल्म जगत के कई बड़े कलाकार शामिल होंगे। इसमें कंगबाम तोबा की फिर से तैयार की गई फिल्म ईशान होऊ कान क्लासिक वर्ग में प्रदर्शित की जा रही है। इस साल भारत कान फिल्म फेस्टिवल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सशक्त रचनात्मक अर्थव्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक साथ प्रदर्शित कर रहा है। कान से आदित्य और मुनमुन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में एनसीसी के माउंट यूनम अभियान के तहत 18 कैडेट्स के एक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनसीसी के इस पर्वतारोहण अभियान में 11 छात्रा कैडेट भी शामिल हैं। ये कैडेट हिमाचल प्रदेश में 6111 मीटर ऊंचाई वाली यूनम चोटी को फतह करेंगे। 1970 के बाद से अब तक का ये 85वां एनसीसी कैडेट पर्वतारोहण अभियान है। अभियान का हिस्सा बने कैडेट काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने रक्षा राज्य मंत्री, एनसीसी महानिदेशक और कैडेट्स से खास बातचीत की। राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक दल माउंट यूनम जा रहा है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रक्षा राज्य मंत्री साहब ने। कोविड के बाद ये पहला प्रयास है कि हमारे कैडेट्स यूनम माउंटेन पर
जिसकी ऊंचाई 6111 फीट है, इस पर जा रहे हैं। पूरी फैसिलिटीज उनके साथ हैं, ऑक्सीजन होगी, डॉक्टर्स होंगे, पोर्टर्स होंगे, जो जो चीज़ हैं उनके साथ, उनके कुक होंगे, उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दिया जाएगा और उनके साथ वो विशेषज्ञता रखने वाले लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय पाई। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह साहब हमारे साथ हैं। ऑनरेबल RRM ने एनसीसी की एक्सपीडिशन को फ्लैग ऑफ किया है माउंट यूनम में 6111 फीट की ऊंचाई पर। और पिछले साल हमने अपने कैडेट्स ट्रेन किए थे माउंटेन कोर्सेज में, कुछ इस साल के शुरू में ट्रेन किए, बिकॉज कोविड के दौरान 2 साल के अंदर हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए और 3 साल के बाद में ये हमारी पहली एक्सपीडिशन है। बॉयज़ गर्ल्स बराबरी के हिस्सेदार हैं, कैडेट्स अच्छी तरह से ट्रेंड है, पूरा जोश है और सेफ्टी के साथ ट्रेनिंग के साथ ये एक्सपीडिशन करेंगे। साथ साथ में नेचर को कैसे प्रिजर्व करना है, वहाँ पे कोई कचरा नहीं छोड़ के आना। 18 एनसीसी कैडेटों का एक दल माउंट यूनम जा रहा है, किस तरह का उत्साह है? बात करते हैं कैडेटों से। उज्जवल, किस तरह का उत्साह है आप में? बहुत ज़्यादा सर, बहुत जोश है, सभी कैडेट्स का भी मोरल एकदम हाई है और सब कैडेट्स तैयार है, हमारा बैग भी तैयार है और हम चढ़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था 1 महीने एनसीसी के द्वारा, फिर उसके बाद हम एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गए कुछ कैडेट्स। इसके बाद ये एक्सपेडिशन आने पर हमने यहाँ पे 15 दिन ट्रेनिंग करी, रिगरस ट्रेनिंग करी। सुबह हम रनिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शाम को हमारे लेक्चर्स होते हैं टेक्निकल इक्विपमेंट को रिलेटेड। अब हम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जाएंगे मनाली, वहाँ 10 दिन ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम उसके बाद यूनम एक्सपेडिशन की शुरुआत करेंगे। रीता, आप क्या कहेंगे, गर्ल्स होके कितना जोश है? सर बहुत हाई जोश है सर, और सर हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अपना रक्षक वगैरह हमने रेडी कर लिया है और अब हम जाने के लिए तैयार हैं, फुल तैयार है हम इस एक्सपेडिशन के लिए। और इसके बाद क्या टारगेट रहेगा आपका? एवरेस्ट के लिए हम माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी करेंगे सर, जरूर माउंट यूनम के बाद सर। तो कहीं ना कहीं कैडेट हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। इन 18 कैडेट्स में 11 छात्र कैडेट हैं और 7 छात्र कैडेट हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनका हौसला पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है। माउंट यूनम को फतह करने के बाद उनका अगला टारगेट माउंट एवरेस्ट होगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से की गई। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा कि आज जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच चुका है, जबकि 2019 के पहले जल जीवन मिशन के तहत मात्र 3 करोड़ 23 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंच पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, तब भारतवर्ष में सभी ग्रामीण इलाकों में 3.25 करोड़ से भी कम घर थे जिनको अपने नल से स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा था। आज एक बड़ा मील पत्थर प्राप्त किया है भारत ने, जबकि हमारे ग्रामीण इलाकों में लगभग 6 लाख गांव में हमने 12 करोड़ से भी अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के समारोह के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण है। संग्रहालय एक्सपो को संग्रहालय पेशेवरों के साथ संग्रहालयों पर एक समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हो सके। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर, ग्राफिक नॉवेल, संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को
दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी ओडिशा के खोरधा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर जिले और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। ये रेलगाड़ी यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक और कम समय में यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पुनर्विकसित स्टेशनों में रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके परिचालन और रखरखाव की लागत कम होगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। प्रधानमंत्री संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। वे अंगुल सुकिंदा के बीच एक नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुड़ा जमगा को जोड़ने वाली तीसरी लाइन और बिछुपाली झरतरभा के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली से सटे खोड़ा में एक और जन आरोग्यम केंद्र और महिलाओं के लिए सतत आजीविका कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत एनटीपीसी विद्युत व्यापार के सहयोग से इसे स्थापित किया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक के बाद एक लगातार कई केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। जी हां, बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एनटीपीसी विद्युत व्यापार के सहयोग से एक जन आरोग्यम केंद्र, महिलाओं के लिए सतत आजीविका कार्यक्रम के तहत कई तरह के प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन हुआ, जहां महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने को आत्मनिर्भर बना सकेंगी। थोड़ा काफ़ी डेंस एरिया है। यहाँ पे बिस्नौली ग्रामोद्योग सेवा संस्थान जो एक एनजीओ है, उसके द्वारा एनटीपीसी के साथ मिलकर सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर एक जन आरोग्य सेंटर यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये जो एनजीओ है, ये काफ़ी टाइम से खोड़ा कॉलोनी में काम भी कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे एक गर्ल्स का ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे चलता है। तो इस तरह से मतलब ये एनजीओ यहाँ पे काफ़ी मतलब फील्ड्स में काम कर रहा है, काफ़ी एंटिटीज़ के साथ मिलकर एज ए सीएसआर एक्टिविटी में काम करता रहता है। अपने चल रहे जन आरोग्यम स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम को और विस्तारित करने की दृष्टि से बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान ने खोड़ा कॉलोनी में औपचारिक रूप से एक और स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र एनटीपीसी विद्युत व्यापार की सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। NTPC, being a responsible corporate citizen, is committed to work for upliftment of the society, and we go beyond mere compliance. I am glad that NTPC under CSR has supported Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sanstha, a Delhi-based NGO for Jan Arogyam Community Healthcare Program at Khora Colony of Ghaziabad district, Uttar Pradesh, which is being launched today. Under this scheme, health services will be provided to residents of Khora Colony through a fully equipped health clinic with diagnostic facilities including free OPD, medicine and diagnostic tests. इस उद्घाटन समारोह के साथ ही एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। सभ्य और प्रगतिशील समाज के लिए आजीविका और स्वास्थ्य दो स्तंभ हैं। इन दोनों को लेके हम एक संपूर्ण समाधान के साथ बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हमारी संस्था एनटीपीसी के सौजन्य से एक आजीविका केंद्र जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र है महिलाओं और बच्चियों के लिए, जहाँ पे कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा शुरू किए गए जन आरोग्यम केंद्र में अपने स्वास्थ्य की जांच कराने पहुंचे ये लोग अपने ही क्षेत्र में मिल रही निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से काफी उत्साहित हैं। मैं पहले बहुत दूर जाना पड़ता था और अब हमें यहाँ पे नज़दीक में ही मिल जाती है दवाई, और हमारे पास कई हॉस्पिटल आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे हमारी सरकार फायदेमंद है। पहले लाल बहादुर जाते थे हम, अब हमें यहीं सारी अच्छी दवा मिलती है,
बच्चों की बड़ों की बहुत फायदा, ना किराया देना पड़ता है, ना कहीं जाने पड़ता है, ना मतलब बैठ किसी का इंतजार करने पड़ता है, लेकिन यहाँ दवाई मिल जाती है। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो इसी तरह से देश के कई हिस्सों में अब तक कई जन आरोग्य केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में प्रयासरत है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को विश्व चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक जीतने वाली अंजुम मौदगिल को अर्जुन पुरस्कार और हॉकी कोच सरपाल सिंह, टेनिस के दिग्गज दिवंगत नरेश कुमार की पोती शिवानी मीरचंदानी को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए। खेल मंत्रालय की ओर से इन तीनों पुरस्कार की घोषणा काफी पहले की गई थी, लेकिन निजी कारणों से ये राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेने में असमर्थ रहे थे। इस दौरान नरेश कुमार का निधन भी हो गया। खेल मंत्री ने एक सादे समारोह में अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।